हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मेरा नाम तरुण गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं 2 मई की डेली न्यूज के एनालिसिस की बात करेंगे। और जो भी हमारे यहाँ टॉपिक होने वाले हैं तो तामझा ब्लू हॉल क्या है इसके बारे में बात करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट खबर भी है। आयुष्मान भारत दिवस क्या रहा है इसके बारे में बात समझेंगे। रैमचे मिसाइल क्या है इसको देख लेंगे। एशिया का पहला स्पॉट बिटकॉइन और ईथर ईटीएफ का कारोबार शुरू किया गया है, इसको देख लेंगे। मजदूर दिवस के बारे में हमारी खबर होगी, इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग भी परिचित हो जाएंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है, 2024 का किसको दिया गया है, इसको हम देख लेंगे। तो आज की जो हमारी 6 करंट अफेयर्स होने वाली हैं द हिंदू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहली खबर पर चलते हैं। तामझा ब्लू हॉल, ऐसा कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंक हॉल या ब्लैक होल कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। और ये क्या है? तामझा ब्लू हॉल है। क्या है? तामझा ब्लू हॉल। ऐसी तरीके से दुनिया में, विश्व में 3 और हैं। याद रखिएगा, 3 और हैं, हम इनको भी देख लेंगे वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, चर्चा में क्यों है सबसे पहले देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरे ब्लू हॉल की खोज की है, जिसे तामझा ब्लू हॉल नाम दिया गया है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है? सबसे पहले समझो, मैक्सिको में खोजा गया है। कहाँ पर? मैक्सिको में यह खोजा गया है, जिसको तामझा ब्लू हॉल का नाम दिया गया है। और सबसे गहरे, दुनिया का सबसे गहरे ब्लू हॉल के रूप में इसको जाना जा रहा है। तामझा के बारे में समझे तो तामझा ब्लू हॉल स्थल दुनिया में पानी के नीचे सबसे गहरा ज्ञात सिंक हॉल है। याद रखिएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्थल में दुनिया का सबसे गहरा पानी के नीचे अगर कोई सिंक हॉल है तो ये तामझा वेरी इंपॉर्टेंट है और यह सबसे गहरा है। इसकी माप से पता चलता है कि टीजीबीएच क्या है? टीजेबीएच टीजेबीएच समुद्र तल से कम 1380 फीट या फिर 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। मतलब कि पानी के यह 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। यह ब्लू हॉल युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से चैतुमल खाड़ी में स्थित है। तो आप अपना मैप उठाकर एक बार देखोगे तो आप युकाटन जो प्रायद्वीप है ना, दक्षिण पूर्व में, मतलब कि साउथ ईस्ट के तट पर जो युकाटन प्रायद्वीप है वहां से लेके और चैतुमल खाड़ी है वहां तक यह फैला हुआ है। ब्लू हॉल होते क्या है? तो ब्लू हॉल पानी में भरी खड़ी गुफाएं या फिर सिंक हॉल होते हैं। याद रखिएगा, जो पानी में भरी खड़ी गुफाएं होती हैं तो उनको कह सकते हैं या फिर सिंक हॉल को कह सकते हैं। ये उन तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर चट्टाने घुलनशील पदार्थ जैसे कि चूना पत्थर, संगमरमर या फिर जिप्सम से बनी होती है। ये कहाँ पर हो सकते हैं? ये हो सकते हैं उस तटीय क्षेत्र में जहां पर चट्टानें होती है वो घुलनशील हो जाती है, जैसे कि चूना पत्थर की हो, संगमरमर की हो या फिर जिप्सम से बनी हो। ये कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जब सतह पर मौजूद पानी की जो चट्टान होती है उससे होकर पानी रिसता रहता है, खनिजों को घोलता रहता है, दरारें चौड़ी होता है या फिर चट्टानें ढह जाती हैं, तब ब्लू हॉल जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। कुछ प्रसिद्ध ब्लू हॉलों के उदाहरणों भी देख लेते हैं एक एक करके। बहामास में डीन ब्लू हॉल है। कहाँ पर है? बहामास में डीन ब्लू हॉल है। ये रहा बहामास का, है ना, यहाँ पर डीन ब्लू हॉल है। मिस्र की बात की जाए तो दहाब ब्लू हॉल है। ये है मिस्र का। कहाँ का है? मिस्र का है। और ये दहाब ब्लू हॉल है। बेलीज में देखा जाए तो ग्रेट ब्लू हॉल है। तो ये है बेलीज का। तो ये जो दुनिया के 3 और ब्लू हॉल हैं और ये मैंने आप लोगों को बता भी दिए हैं और विथ चित्र के दिखा दिए हैं। तो ये देख पा रहे होंगे ब्लू हॉल बहामास में है, ये देख पा रहे होगे आप तट से लगा हुआ मिस्र में है, और ये आप देख पा रहे होगे बेलीज में है। बाकी की जो मैंने अभी दिखाया मैक्सिको में, वो आपको मैंने विथ चित्र के वो भी दिखा दिया है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू हॉल बताया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आयुष्मान भारत दिवस। अब आयुष्मान भारत दिवस क्यों इतना चर्चा में है इसको समझ लेते हैं और इससे किसको फायदा हो रहा है और कौन कौन अब इससे वर्तमान में हटा दिए गए हैं इसको देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है इसको समझने से पहले आप, हमारा ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है जिसके नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप प्ले स्टोर पर नट लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। खबर की बात करें, आयुष्मान भारत चर्चा में क्यों है? तो 30 अप्रैल 2024 को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को मनाया गया है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया।
यह प्रतिवर्ष अप्रैल के आखिरी दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। कोई भी तारीख हो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रतिवर्ष आखिरी दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, याद रखिएगा। किसी भी चीज का योजना का उद्देश्य अगर देखा जाए या फिर कहा जाए कि इसके दिन के रूप में मनाया जाना होता है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। अब हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसे वर्ष 2018 से शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2000। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा डेट। पीसीएस में डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है ना? तो उद्देश्य वगैरह यूपीएससी में पूछे जाते हैं और डेट वगैरह पीसीएस में। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में वर्ष 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। सरकार के द्वारा यह वित्त पोषित है, याद रखिएगा, और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कैसी है? विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो कि सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। राष्ट्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। तो कभी नोडल एजेंसी अगर पूछ लिया है तो बता सकते हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, तो आयुष्मान भारत योजना की नोडल एजेंसी है और यह सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इसका लक्ष्य क्या है? तो माध्यमिक और तृतीयक जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए, मतलब कि एक वर्ष में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य या फिर लक्ष्य है। क्या रखो, योजना में लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है? जो कि सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसकी जो है गणना की गई है और उसका चयन किया जाता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो कह सकते हैं कि आंकड़े हैं 2011 के, उसके आधार पर जो लाभार्थी उनका चयन किया जाता है। अब जो भी जिसका आयुष्मान कार्ड बन चुका है उनका तो नहीं बताना है कमेंट में, लेकिन जिसका नहीं बना है वो आप लोग मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा फिर, है ना? प्रोसेस बता दूंगा कमेंट में कैसे करना। योजना के तहत परिवार की जो आकार, आयु और लिंग पर कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। सबसे इंपोर्टेंट क्या है? परिवार में कोई भी आकार हो, मतलब छोटा हो, बड़ा हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आयु कोई भी हो, इसमें भी कोई वो नहीं है, और लिंग इसमें कोई भी हो, इसमें कोई सीमा नहीं है। मतलब लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं। मतलब कि ये है, या वो पब्लिक हो, मतलब कि गवर्नमेंट का हो, या फिर कोई प्राइवेट हो। कैसा हो? प्राइवेट हो, लेकिन प्राइवेट बस वो लिस्टेड हो, तो बस आप इसका लाभ उठा सकते हैं भारत में कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन के बाद तक नैदानिक उपचार मिलता है, स्वास्थ्य इलाज मिलता है और दवाएं भी मुफ्त में उपलब्ध होती है। तो ये बहुत अच्छी योजना है और अक्सर 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं बीमारी के लिए। छोटी पूरी बीमारी इसमें पूरी कवर ही हो जाती है। यह पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है। ये बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना। और इसको केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बांटा भी गया है। कैसे बांटा गया है? जहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है, वहां पे 60-40 के अनुपात में बांटा गया है, याद रखिएगा। जहां पर राज्य है वहां पर विधायिका है, विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली हुआ, है ना? इस तरीके से वहां 60-40 में, मतलब कि 60% जो बहन करेगा वो कौन करेगा? 60% वहन कौन करेगा? केंद्र करेगा, 40% राज्य करेगा। पूर्वोत्तर की बात की जाए और 3 हिमालयी राज्यों की बात की जाए, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसकी बात कर लें, या फिर जो हिमालयी राज्य हैं 3, कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर अनुपात 90:10 का है। कितना? 90:10 का है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र वित्त पोषित था। कौन है? केंद्र करेगा वित्त पोषण। अब बिना विधायिका वाले कौन कौन है? जैसे कि लद्दाख हो गया, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, जैसे कि कौन हो गया? जैसे कि दादर नगर हवेली, दमनदीप हो गया। इस तरीके से इन यहाँ पर विधायिका नहीं है, वहां पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार करेगी। तो इस तरीके से इसको नामित किया गया है। अब एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आयुष्मान भारत योजना को कब से शुरुआत किया गया था? 2014, 2015, 2018 और 2019। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि आयुष्मान योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। मैंने अभी बताया भी है ना? वो भी आप लोग बताइएगा। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। रैमपेज मिसाइल। अब जो रैमपेज मिसाइल आप देख पा रहे हो क्यों इतना चर्चा में, खबरों में आ चुकी है, तो इसको समझ लेते हैं। रैमपेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना में बेड़े में शामिल कर लिया गया है। मतलब कि जो भारतीय वायुसेना और नौसेना है
इन दोनों में रैमपेज मिसाइल को शामिल कर लिया गया। यह मिसाइल का जो विकासित है वो इजराइल ने किया हुआ है या इजराइल में विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। हाई स्पीड लो ड्रैगन मार्क 2 मिसाइल भी इसको कहा जाता है। अगर एग्जाम में ये नाम भी आ जाए तो ये भी सही है, जिसको रैमपेज मिसाइल कहते हैं या फिर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। मिसाइल की विशेषताओं की बात की जाए तो यह लंबी दूरी की है और हवा से जमीन पर वार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। याद रखिएगा, हवा से जमीन पर वार करती है। अभी तक सुना होगा जमीन से हवा पर, लेकिन यह हवा से जमीन पर वार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल। 250 किलोमीटर की रेंज से यह मौजूद लक्ष्य को भेद सकने में सक्षम भी है, सबसे अच्छी बात। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम से छुपकर हमला कर सकती है, मतलब कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ये चकमा दे सकती है। एंटी जैमिंग क्षमताओं से यह लैस है, मतलब कि जब ये जहां से गुजरती है तो वहां पर एंटी जैमिंग इसको चालू कर लेती है, जैसे कि जीपी और आईएनएस जो गाइडेड नेविगेशन सिस्टम है उससे यह लैस है। तो एंटी जैमिंग प्रक्रिया से भी लैस है। इसका वजन कितना है? लगभग 570 किलोग्राम इसका वजन है। तो रैमपेज मिसाइल अपने आप में इंपोर्टेंट है, इजराइल में विकसित की गई है, तो ये इसको जरा देखते रहिएगा। एशिया का पहले स्पॉट बिटकॉइन ईथर ईटीएफ कौन सा है? ईथर ईटीएफ का कारोबार शुरू किया गया है। तो बिटकॉइन ईटीएफ का जो अप्रूव्ड हो चुका है या कारोबार शुरू किया गया है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया में यह पहली बार किया जा रहा है। समझते हैं, लेकिन समझने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड्रॉइड ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड एंड्रॉइड करके बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज एग्जाम्स की हैं, आप उसको लगा सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर आप एसएससी पुलिस वैकेंसी किसी की भी हो, आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज फ्री में लगा सकते हो। तो ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड करके देख लीजिए, इतना तो दोस्तों बनता भी है ना। है, स्पॉट बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। जो पहली बार एशिया में मंजूरी दी गई है तो हांगकांग ने, सबसे पहले हांगकांग ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेड फंड मतलब कि ईटीएफ को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले किसने दी? हांगकांग ने दी है। स्पॉट बिटकॉइन या ईथर एक्सचेंज ट्रेड फंड कारोबार शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है हांगकांग। वर्ष 2024 में अमेरिका के द्वारा विश्व के पहले ईटीएफ को मंजूरी दी गई थी। मतलब कि आप देखोगे वर्ष 2024 का ही साल की बात है कि अमेरिका ने मंजूरी दी और 2024 में हांगकांग ने भी मंजूरी दे दी है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, याद रखिएगा, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या फिर आभासी मुद्रा है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर कार्य करती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क के द्वारा यह संचालित होती है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा P2P, उसके द्वारा यह कार्य करती है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत है और इसके कारण से इसे किसी संस्था या फिर के द्वारा नियम विनियमन करना कठिन है, मतलब कि रेगुलेट करना किसी संस्था के द्वारा कठिन कार्य है क्योंकि यह एक विकेंद्रीकृत स्वरूप पे कार्य करती है। तो सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर एल्गोरिथम पर पीयर टू पीयर नेटवर्क के द्वारा संचालित होती है। उदाहरण इसके देखा जाए तो बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन इत्यादि इसके उदाहरण है। आज के समय में क्रिप्टो करेंसी के बहुत उदाहरण है, आप नेट पर सर्च करो तो बहुत सारे आ जाएंगे। तीन प्रमुख हैं, बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन, जो कि मैंने आपको बता दिया। जिस तरीके से यह पूरा कार्य करती है, फंक्शन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्शन ट्रेड फंड क्या है जो कि बात की जा रही है? तो एक ही फंड में एक साथ विलय की गई विभिन्न प्रतिभूतियों का एक समूह होता है। फिर से पढ़ रहा हूं, एक ही फंड में एक साथ विलय की गई विभिन्न प्रतिभूतियों का एक समूह होता है, याद रखिएगा, जिनकी खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की तरह ही की जाती है। इनकी जो खरीद बिक्री है वो स्टॉक एक्सचेंजों की तरह की जाती है शेयर मार्केट से। तो ईटीएफ फंड के बारे में अगर कभी आता है, आप इससे अब रूबरू हो चुके हैं, आप बता सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आता है तो या बिटकॉइन, तो आप वो भी अब बता सकते हैं। नेक्स्ट हम मजदूर दिवस के बारे में करते हैं, लेबर डे। हैप्पी लेबर डे कब मनाया गया है इसके बारे में बात करते हैं। हम और आप एक मजदूरी करते हैं या फिर हो सकता है आगे चल के कोई और मजदूरी करेगा, या फिर मजदूरों को हम देखते हैं, हमारे आपके घर में काम करते हैं मजदूर, उनके कुछ राइट्स होंगे, कुछ होंगे, तो उनके बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं मजदूर दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष इसको सबसे पहले समझो कि 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में। 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन के द्वारा
फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने इसको घोषित किया कि मजदूर 1 मई 1886 के बाद प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। ये बात कब की गई थी? 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियन के संगठन में बात की गई थी और 1 मई 1886 से इसको 2 साल के बाद ही लागू किया गया कि 8 घंटे मतलब कि 8 आवर्स से ज्यादा जो मजदूर होंगे वह कार्य नहीं करेंगे। 1 मई 1886 को मजदूरों ने काम के घंटे को निर्धारित करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट का आंदोलन भी किया हुआ था। ये नाम है हे मार्केट, शिकागो में किया था इन्होंने आंदोलन। जुलाई 1889 में यूरोप में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की गई थी। तो आप देखोगे यूएसए में भी चर्चा चली है इसकी, यूरोप में भी इसकी चर्चा हो रही है। अब भारत में और देख लेते हैं। तो 1 मई 1890 को पहला मजदूर दिवस मनाया गया था और भारत में जो पहली बार है मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टीज ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया गया था जब हम यूके के अधीन थे। याद रखिएगा, जब हमारे यहाँ यूके का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, कह सकते हैं कि हम गुलामों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वर्ष 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था भारत में। ठीक है, अगर आजाद भारत में कब मनाया गया अगर आपको ये पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक? अब हम बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिनके बारे में आप लोगों ने खूब चर्चा में सुना होगा। ये गोल्डमैन इन्वॉल्वमेंट पुरस्कार के नाम से इनको 2024 के लिए नवाजा गया है। इसको समझ लेते हैं। चर्चा में इनका नाम क्या है? सबसे पहले तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण 2024 का चुना गया है पुरस्कार के लिए। आलोक शुक्ला प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, साथ में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के स्पॉन्सर है, मतलब कि संयोजक भी है। ठीक है, तो पर्यावरण कार्यक्रम की है और छत्तीसगढ़ बचाओ के आंदोलन के स्पॉन्सर है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन की सुरक्षा के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की इन्होंने स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कार्य किए हैं और स्थानीय जो आदिवासी समुदायों था उसको इन्होंने संगठन करने का भी कार्य किया हुआ था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखो, हम हर चीज की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, वीडियो इतनी भी लंबी ना हो जाए कि आप देख ही ना पाए, वीडियो इतनी भी शॉर्ट ना हो जाए कि आपको डिटेल ही पता ना चले। तो अभी मैंने थोड़ा सा बात कर ली इसके बारे में, किसके बारे में? आलोक शुक्ला जी के बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा 1990 में से इसे प्रतिवर्ष गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को सम्मानित करना, जो एक ग्रास लेवल पे जो नेता हैं पर्यावरण में जो बढ़िया काम करते हैं उनको सम्मानित करना इसका पहला कार्य है। पर्यावरणीय समस्याओं पर जो अंतरराष्ट्रीय ध्यान होता है उसको आकर्षित करना इसका दूसरा और प्रमुख कार्य भी है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट है, इसको किस नाम से? ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर हम मुलाकात करेंगे। वीडियो को बनाने का धन्यवाद, साथ में सब्सक्राइब, लाइक और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू।